तो आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे एनएमआर का जो प्रिंसिपल है या फिर जो रेजोनेंस का प्रिंसिपल है, ठीक है। उसमें हम दो बेसिक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक तो कि जो ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियर है वो रेडियो वेव को अब्जॉर्व कैसे करता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियर के पास कोई ऑसिलेटिंग नेचर थोड़ी है, तो वो जनरेट कैसे हुआ ऑसिलेटिंग नेचर, क्योंकि रेडियो वेव के पास ऑसिलेटिंग नेचर है। तो ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियर को रेडियो वेव अब्जॉर्ब करने के लिए उसके पास भी ऑसिलेटिंग नेचर होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये डील करेंगे। दूसरी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि एब्जॉर्प्शन के बाद जो ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियर का स्पिन कैसे चेंज हुआ। उसके बाद हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग डीशील्डिंग को, देन कंसेप्ट ऑफ शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एनएमआर के ग्राफ को समझेंगे, जिसमें हम डाउन फील्ड अप फील्ड का जो भी कंसेप्ट लगता है एनएमआर ग्राफ में उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले पढ़ा था कि हम H1 NMR को क्यों पढ़ना चाहते हैं, है ना। वो हमने देख लिया क्या रीज़न था कि हम H1 NMR को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। दो ही रीज़न थे, है ना, एक्सटर्नल इंटरनल, है ना, जिसमें हमने ज़्यादा प्रेफरेंस, मतलब दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर भी इंटरनल फैक्टर भी। एक्सटर्नल में क्या पढ़ा था हमने, गायरोमैग्नेटिक रेशो, और इंटरनल में हमने क्या पढ़ा था, एबंडेंस। तो अभी उसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। हम H1 NMR को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो H1 NMR को हम PMR भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, या फिर हम H1 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को पढ़ सकते हैं। एक ही बात है, दोनों को एक ही नाम दिया है। अब अगर हम स्पिन स्टेट निकालने लगे तो हमने पहले भी फॉर्मूला लगाया था, 2ni+1 का फॉर्मूला था स्पिन स्टेट निकालने के लिए। n इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियाई इसलिए 1, एंड i, अब i क्या है, i देखो मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों ओड है, इसके लिए i नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट। और जो मास नंबर है वो क्या है, ओड है, इसलिए i 1/2 होगा, 1/2 के इंटीग्रल में होगा। तो 1/2 + 1 तो क्या आ गया, मतलब नंबर ऑफ स्पिन स्टेट आ गए 2। अब इसमें दो स्पिन स्टेट पॉसिबल है ना, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकते हैं न्यूक्लियाई की, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकती है। अब हम वही पढ़ रहे हैं कि हमारी जो न्यूक्लियाई है, मान लो कि क्लॉकवाइज रोटेट करिए, एंटी क्लॉकवाइज, दो रोटेशन पॉसिबल है ना। मान लो न्यूक्लियाई ऐसे रोटेट कर रही है, अगर न्यूक्लियाई रोटेशन ऐसे है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ना, देखो ये दिखा रखा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर न्यूक्लियाई की, तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो ये न्यूक्लियाई की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे कहाँ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड। अब अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो गई है, तो जो मतलब रोटेशन ऑफ न्यूक्लियर अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रखे, दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, राइट। इसका मतलब इनके जो मैग्नेट के पोल्स होंगे वो भी अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे जैसे मैग्नेट का पोल नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, यहाँ पे उसका अपोजिट पोल होगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो इस साइड साउथ होगा, क्योंकि दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो अपोजिट है, इसलिए उसके मैग्नेट की डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। अब हमने क्या किया, अब इस पूरे अपैरेटस को हमने क्या रख दिया, न्यूक्लियाई, देखो ये पहले जो दोनों न्यूक्लियाई थे वो आइसोलेटेड स्टेट में थे। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब क्या है, दोनों की जो एनर्जी थी वो इक्वल थी, तो दोनों सेम स्टेट पे लाई कर रहे थे, ठीक है। अभी सेम स्टेट पे, अब जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड में लगाया H1 न्यूक्लियाई इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया तो क्या हो गया, अब हमारे पास ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया उस मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये जो मैग्नेट था, जो न्यूक्लियाई था, जो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, अब वो क्या करेगा, साउथ नॉर्थ एंड नॉर्थ साउथ, तो उसका मतलब ये अट्रैक्शन फील कर रहा है। बट ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आ रही थी, जिसकी वजह से इसका और इसका मैग्नेट की डायरेक्शन अपोजिट आ रही थी। तो इसका नॉर्थ और इसका साउथ यहाँ पे था। जब एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो उसका नॉर्थ यहाँ पे, उसका साउथ यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्थ रिपेल करने लगे, साउथ रिपेल करने लगे। इसका मतलब जो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था न्यूक्लियाई, उसके केस में अट्रैक्शन फील हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जो इस तरह से रोटेट कर रहा था, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तो उस केस में रिपल्शन फील हो रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना। तो अब उसको एक बात पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा कि आइसोलेटेड स्टेट में दोनों सेम एनर्जी लेवल पे थे, बट जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो वो लेवल स्प्लिट हो गया, है ना, वो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए, और रेडियो वेव डालने के बाद हुआ ऐसा। क्यों हुआ है,
क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ऑब्वियसली लेवल्स की जो एनर्जी है वो चेंज हो गई, है ना। एक हो गया हमारा, एक करने लग गया अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड में, एक रिपल्शन फील करने लग गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि तुम है वो साइकिल से जा रहे हो और सामने तुम्हारा घर है, तुम्हें जाना है और तूफान पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। अगर तुम्हें जाना भी इसी साइड है और तूफान भी इसी साइड लग रहा है तो तुम क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड मतलब तुम क्या करोगे, तेज़ तेज़ चला लोगे साइकिल, बहुत तेज़ चलेगी, तुम्हें कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि तूफान की डायरेक्शन भी इस साइड है और तुम साइकिल भी इसी साइड चला रहे हो तो तुम्हें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये केस हो गया अट्रैक्शन का कि दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है तो वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो इस तरह से रोटेट करेगा तो ये वाली जो न्यूक्लियाई होगी वो ग्राउंड स्टेट पे रहेगी क्योंकि कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, कम फोर्स लगाना पड़ेगा तो ग्राउंड स्टेट पे रहेगा। बट इसके केस में जहाँ पे ये रिपल्शन फील कर रहा है तो उसके केस में एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। जैसे ये इस तरह से है, जैसे तुम तूफान इस साइड आ रहा है और तुम्हें अपोजिट साइड जाना है तूफान के, तो तुमको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तूफान इस साइड डायरेक्शन में आ रहा है और तुम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी तूफान के अगेंस्ट जाने के लिए। तो ये रिपल्शन टाइप का ही केस है कि जो हमारी रोटेशन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की, जो मतलब तुम्हारे न्यूक्लियर की जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, दोनों रिपल कर रही है एक दूसरे को, तो तुम्हें कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे तुम्हें अपोजिट जाने के लिए तूफान के लिए तुम्हें ज़्यादा फोर्स एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस स्टेट पे जाने के लिए, है ना। अपोजिट ये वाली जो थी ना, इस स्टेट पे जाने के लिए तुमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये कहाँ से आएगी, वो आएगी रेडियो वेव से। जैसे ही रेडियो वेव गिरेगी तो रेडियो वेव वो एक्स्ट्रा एनर्जी देगी कि ये वाली जो न्यूक्लियाई है इस न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि आइसोलेटेड स्टेट में ऐसा था। उसके बाद जब हम अंडर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा तो हमने पढ़ा कि दो स्पिन स्टेट में टूट गया, एक ग्राउंड स्पिन स्टेट और एक एक्साइटेड में, है ना। ग्राउंड वाला अट्रैक्शन फील कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में और जो एक्साइटेड वाला है वो रिपल्शन फील कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। स्टार्टिंग में क्या था, हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि आइसोलेटेड स्टेट में था, बाद में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लगा तो दो स्पिन स्टेट में वो टूट गया। एक मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील कर रहा था, एक मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन फील कर रहा था, एक स्पिन स्टेट। दो स्पिन स्टेट्स की पॉसिबल है, 2ni+1 से हमने निकाला। फिर हमने रेडियो वेव डाला, रेडियो वेव डालने से ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाया, है ना। अब ये देखो कि जो एनर्जी गैप है या फिर जो एनर्जी है ये जो होगा किसके इक्वल होगा, ये जो एनर्जी गैप है ये हमारी जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एनर्जी गैप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और हम क्या लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं गामा H∪B₀, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, गामा H∪ लिख सकते हैं। अब H∪ को क्या लिख सकते हैं, h/2π लिख सकते हैं। तो हमने वही लिख दिया कि जो हमारा एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर इक्वल होगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते थे ना हमने, तो इक्वल होगा गामा H∪B₀ के। H∪ को लिख दिया h/2π। अभी हमने क्या बोला ना, हमने ये बोला कि जो हमारा रेडियो वेव है ना, ये जो एनर्जी आ रही है ये एनर्जी किसकी है, ये रेडियो वेव की एनर्जी है ना। तो रेडियो वेव की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू। अभी जो न्यू है ये एब्जॉर्प्शन वाला न्यू है ना, रेडियो वेव एब्जॉर्ब करिए तो h न्यू एब्जॉर्ब इज इक्वल टू गामा H/2π/B₀। अब h से h कैंसिल तो न्यू एब्जॉर्ब कितना आ गया, गामा B₀/2π। अब गामा की जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन पर टेस्ला पर सेकेंड, है ना। तो ये एक फॉर्मूला हमने इधर से डेराइव कर लिया। अभी ये समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्या है रेजोनेंस का। तो प्रिंसिपल क्या है, या हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा प्रिंसिपल समझने के लिए। एक तो ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियर वो रेडियो वेव एब्जॉर्ब कैसे करती है और एब्जॉर्प्शन के बाद वो अपनी स्पिन कैसे चेंज करती है ना। मतलब ये जो न्यूक्लियर है ये कैसे, सबसे पहली बात है रेडियो वेव कैसे एब्जॉर्ब करे, जो रेडियो वेव आ रही है इसको ये कैसे एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्प्शन के बाद अपनी स्पिन को कैसे चेंज करे। ये दो चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा प्रिंसिपल समझने के लिए। था कि इसमें बोल रखा है पहले क्या हो रहा था, हमारा जो न्यूक्लियाई है वो अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे करके रोटेशन कर रहा था, है ना, अपनी एक्सिस पे ऐसे करके रोटेशन कर रहा था। पर जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो ये जो रोटेशन एक्सिस थी वो इसकी टिल्ट हो गई। पहले अपनी एक्सिस में रोटेट कर रहा था ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो उसकी रोटेशन एक्सिस थोड़ी सी टिल्ट हो गई। अब ये टिल्ट होके ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है और अपनी एक्सिस पे तो रोटेट कर रहा है ये, दूसरा ये लूप में भी घूम रहा है ऐसे ऐसे करके।
मतलब अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और एक लूप में भी चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, जैसे मान लो तो ये है, अब ये पहले अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, पहले ही अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा था न्यूक्लियाई, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये अब टिल्ट हो गया और अब ये लूप में भी चक्कर काट रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो लूप है ना, ये लूप भी क्या कर रहा है, ये भी ऐसे से करके ऐसे से करके ऐसे से करके ये भी रोटेशन कर रहा है, ठीक है। लूप की भी रोटेशन हो रही है। तो हो क्या रहा है, जैसे हमारे पास एक्सिस में रोटेशन हो रही थी, मतलब ये जो न्यूक्लियर था अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, तो तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी। पर जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो वो एक्सिस पे तो रोटेट कर रहा है और टिल्ट हो गया, और वो एक्सिस पे रोटेट करते करते एक लूप में भी रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके लूप में भी रोटेट कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। और फिर ये जो लूप है, ये लूप भी क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये लूप भी क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। अब ये जो लूप की रोटेशन है उससे क्या जनरेट हो रहा है, जो वेव है उसका ऑसिलेटिंग नेचर, ऑसिलेटिंग बिहेवियर जनरेट हो रहा है, राइट। तो वही था, हमने ये जानना था कि जो ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियर है वो जो रेडियो वेव है उसको कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियर है उसके पास तो ऑसिलेटिंग नेचर है ही नहीं ना। तो हमने बोला कि है उसके पास ऑसिलेटिंग नेचर, कैसे है, वो जनरेट हो रहा है। पहले वो एक्सिस पे रोटेट कर रहा था तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, पर जैसे ही वो फिर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके पास क्या आने लग गया, वो लूप में भी रोटेट करने लगा, जिससे उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आने लगी। और फिर जो ये जो लूप है, इस लूप की भी क्या होने लगी, ऐसे ऐसे करके रोटेशन होने लगी। अभी जब ये लूप की रोटेशन हो रही है तो इससे क्या जनरेट हो रहा है, ऑसिलेटिंग बिहेवियर जनरेट हो रहा है। तो हमने कहा कि हाँ इसके पास ऑसिलेटिंग नेचर बिहेव या ऑसिलेटिंग बिहेवियर जनरेट हो गया। तो जो ये वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, उसकी वजह से क्या हुआ, एक वेव नेचर जनरेट हो गया। और जिस वेव से ये जो है जो ये वेव है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करता है वो इसकी प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की। रेडियो वेव में भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से वो ऑसिलेट करता है, उसके पास एक फ्रीक्वेंसी है जिसको हम बोलते हैं म्यू एब्जॉर्ब। तो जब ये म्यू प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी और म्यू एब्जॉर्ब एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि कपलिंग हो गया है, इंटरफेरेंस हो गया, फिर रेजोनेंस हैव टेकन प्लेस, ठीक है। तो म्यू प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी किस चीज़ की प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो स्पिनिंग है, जब स्पिनिंग हो रही थी दैन फिर अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, लूप की भी रोटेशन हो रही थी, तो उसकी वजह से जो ऑसिलेटिंग बिहेवियर जनरेट हो रहा था, जो वेव जनरेट हो रही थी, उसकी प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी है ये। तो वो फ्रीक्वेंसी को प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतनी ज़्यादा टिल्टिंग होगी, उतना ज़्यादा वो ज़्यादा रोटेशन करेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो गामा बी नॉट लिख सकते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। और हमने हमारी फर्स्ट इक्वेशन अभी डिराइव करी थी, जिसमें हमने म्यू एब्जॉर्प्शन जो हमारी किसकी थी, रेडियो वेव की थी, वो गामा बी नॉट बाय 2 पाई के इक्वल होता है। ये दो हमने फॉर्मूलाज अभी तक जनरेट कर लिया, राइट। तो हमने देख लिया कि स्पिन कैसे चेंज हुई, इसके पास भी ऑसिलेटिंग बिहेवियर आ गया, और जो स्पिन नहीं सॉरी जो रेडियो वेव है वो कैसे एब्जॉर्ब हुई, इसके पास भी कैसा बिहेवियर आ गया, ऑसिलेटिंग बिहेवियर। और जो हमारी रेडियो वेव है उसका भी ऑसिलेटिंग बिहेवियर आ गया, जिसकी वजह से दोनों के बीच में रेजोनेंस होगी, कपलिंग हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारी जो न्यूक्लियाई उसने रेडियो वेव को एब्जॉर्ब कर लिया। सेकेंड था क्वेश्चन की जो न्यूक्लियस है वो अपनी स्पिन कैसे चेंज करती है ना। जब वो ट्रांजिशन करती है, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो उसकी स्पिन कैसे चेंज हो जाती है। ये सेकंड क्वेश्चन था जब हम प्रिंसिपल से डील कर रहे थे, राइट। तो उसका आंसर ये है कि जैसे अभी हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है वो अपनी स्टेट पे ऐसे ऐसे करके स्पिन करती रहती है, और जैसे ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो स्पिन तो करती है और वो रिवॉल्व भी करती है ना। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंडर करती है। बट जैसे ही हमारे पास ऑब्वियसली ये कर रही है, स्पिन कर रही है, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा उसकी टिल्टिंग होगी, है ना। जितनी ज़्यादा अभी तो स्पिन कर रही है, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा वो टिल्ट होगी, है ना। तो ऐसे टिल्ट करती जाएगी, और जितनी हमें क्या है, एक्सटर्नल हमें एनर्जी मिल गई रेडियो वेव की। जैसे ही हमें एक्सटर्नल एनर्जी मिली रेडियो वेव की, पहले वो क्या कर रही थी, टिल्ट कर रही थी, वो अपनी स्पिन पे रोटेट कर रही थी, है ना, मतलब अपनी एक जगह पे स्पिनिंग कर रही थी। देन क्या हो गया, टिल्ट होती गई मैग्नेटिक फील्ड में, और जैसे ही हमने रेडियो वेव दी तो वो एक्सटर्नल एनर्जी मिल गई हमको
कि वो और ज़्यादा टिल्ट होने लगी हो, और ज़्यादा टिल्ट होने लगी हो। जितनी ज़्यादा टिल्ट होती जाएगी, अभी ऑसिलेट कर रही है, देखो अभी जैसे ये है, ये स्पिनिंग कर रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगी तो ये टिल्ट हो गई, ठीक है, अभी टिल्ट हो रही है। अब और क्या हुआ, अब रेडियो वेव लग गई। जब हमने रेडियो वेव दी तो ये टिल्ट तो हो गई, अभी और ज़्यादा टिल्ट होती जाएगी, और ज़्यादा टिल्ट होके स्पिन करती जाएगी, और ज़्यादा टिल्ट होके स्पिन करती जाएगी, ठीक है। अब स्पिन कर रही है ज़्यादा टिल्ट होके, तो देखो अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी इसकी स्पिन की डायरेक्शन। एक और बात मैंने बताया ना कि ये कर रही है अपनी डायरेक्शन पे स्पिन कर रही है, अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लगा तो ये टिल्ट होगी, अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रही है, बट फिर ये एक लूप में चक्कर भी काट रही है और वो लूप भी घूम रहा है, मैंने बताया था वो, है ना। तो बस वही है कि मैग्नेटिक फील्ड लगी है, वो टिल्ट हो गई है, रेडियो वेव आई तो उसकी जो टिल्टिंग थी वो और ज़्यादा टिल्ट हो गई, और ज़्यादा टिल्ट हो गई, और फिर वो ऐसे ऐसे करके स्पिन तो कर ही रही है और लूप में भी घूम रही है ना, ऐसे लूप में भी घूम रही है और स्पिन भी कर रही है और ज़्यादा टिल्ट भी हो गई है। अब क्या हुआ, जब देखा तो उसका जो स्पिन था वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, जो इस डायरेक्शन में स्पिन हो रहा था अब अपोजिट डायरेक्शन में। पहले स्पिन इस डायरेक्शन में हो रहा था, मैग्नेटिक की डायरेक्शन इस साइड लग रही थी, अब स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने लगी, है ना। तो ये हुआ एक्साइटेड स्टेट पे, ये हुआ ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, वही है कि मैंने क्या बताया, ग्राउंड स्टेट में जो स्पिन थी एक्साइटेड स्टेट में अपोजिट स्पिन होगी, क्यों, क्योंकि रेडियो वेव डल गई उसकी वजह से, रेडियो वेव की एब्जॉर्प्शन की वजह से। अभी हमने पहले पढ़ा था कि इसकी वजह से क्या हुआ, स्पिन चेंज हो गई, है ना, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में स्पिन चेंज हो गई। तो हमने सेकंड जो प्रिंसिपल में जो सेकंड चीज़ पढ़नी थी वो भी हमने पढ़ ली। अब हमें ये देखना है कि ये जो एब्जॉर्ब हो रही है फ्रीक्वेंसी, है ना, रेडियो वेव की म्यू एब्जॉर्ब, वो किसके इक्वल होते हैं, गामा बी नॉट बाय 2 पाई, हमने पहले निकाला है ना। और प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी हमारी न्यूक्लियस की होती है ना, जो स्पिन करती है ना। बनती कैसे, जब उसके पास ऑसिलेटिंग नेचर आया है, मैंने बताया था, है ना। तो वो प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, गामा बी नॉट के इक्वल होगी। अब इस गामा बी नॉट की जगह हम म्यू प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो म्यू एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, गामा, मतलब म्यू एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, गामा बी नॉट बाय 2 पाई। अब इस गामा बी नॉट की जगह हम ये जो प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी गामा बी नॉट के इक्वल है, तो इसको हम इस फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं और गामा बी नॉट की जगह हम क्या लिख देते हैं, म्यू प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी। तो हमने वही लिखा कि म्यू एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू म्यू प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी बाय 2 पाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आएगी, जैसे क्वेश्चन अगर आ गया हमको कि हमको क्या निकालना है, कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसमें हमें गामा की वैल्यू दे रखी है, अब हमें समझ ही नहीं आएगा हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, हम ये फॉर्मूला लगाए या फिर ये फॉर्मूला लगाए। तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, गामा हमें देखना है कि गामा की यूनिट क्या है। गामा होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, उसकी यूनिट क्या है, अगर वो रेडियन पर टेस्ला पर सेकंड पे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर वो मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, म्यू प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी को म्यू एब्जॉर्ब इंटू 2 पाई, तो म्यू एब्जॉर्ब इंटू 2 पाई लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जितनी ज़्यादा हम, और एक और कंक्लूजन हम यहाँ से क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतनी ज़्यादा उस न्यूक्लियस की प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी कैसे बन रही है, वो स्पिनिंग कर रहा है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाया उतनी ज़्यादा टिल्टिंग हो गई और फिर लूप में रोटेट करने लग जाएगा, और जो वो लूप था वो भी ऐसे ऐसे करके अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, है ना। तो उससे क्या जनरेट होगी, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, उससे वेव जनरेट होगा, वेव नेचर जनरेट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो उस वेव का प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी होगा, जो उस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी बोला है, और वो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतनी ज़्यादा वो प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है, एक्सिस पे स्पिन करेगा, इस डायरेक्शन में इसकी स्पिनिंग होती है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो इसकी डायरेक्शन में मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगती है बी नॉट, बट क्या इसके पास पूरी बी नॉट की बी नॉट फील्ड पहुँचती है, नहीं, हमारे पास एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी तो है विच इज़ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी ई है। तो अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इफेक्टिव लिखेंगे तो टोटल उसके पास कितनी पहुँचेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करती है जो टोटल हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो हमारी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लग रही है उसको ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज करती है। तो अगर हम बी इफेक्टिव लिखेंगे तो हम लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट माइनस बी ई विच इज़ इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे शील्डिंग एंड डी शील्डिंग जिसमें हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे।
अब कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग डीशील्डिंग है, वो क्या कहता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कार्बन के साथ एक फ्लोरीन एडेड है और कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब जिसके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन पे कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। तो इस पर क्या रहेगी, कार्बन पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होगी तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे अगर ये फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लोरीन को दे देगा, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी है तो ये इस हाइड्रोजन से लेगा, तो यहाँ ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे भी कम होगी क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही करेगा। बट फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर ज़्यादा रिड्यूस होगी कंपेयर टू क्लोरीन का केस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उस केस में वो हो जाएगा शील्डेड, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो डीशील्डेड होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कम है इसलिए ये ज़्यादा डीशील्डेड होगा और ये वाला शील्डेड कहलाएगा इसके कंपैरेटिव। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दो केसेस आते हैं शील्डिंग एंड डीशील्डिंग समझने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी ज़्यादा होगी। टोटल फॉर्मूला होता है बी इफेक्टिव का बी नॉट माइनस बी। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो बी इफेक्टिव कम हो जाएगा। अभी बी इफेक्टिव कम हो गया तो प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी इफेक्टिव के, तो प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, है ना। तो वो कंडीशन होगी शील्डिंग की। शील्डिंग कब होगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बी इफेक्टिव हमारा कम हो जाएगा। सेकेंड केस है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो उस केस में जो बी ई होगा वो कम होगा। तो अगर हम बी इफेक्टिव लिखेंगे वो बी नॉट माइनस बी ई होगा। अगर बी ई कम हो गया तो बी इफेक्टिव भी क्या हो जाएगा, बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अगर ये क्वांटिटी कम हो गई और ये नेगेटिव में है तो कम रिड्यूस हो रहा है बी नॉट में से, तो बी इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ से दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे होगी शील्डिंग। शील्डिंग के केस में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो बी ई ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बी इफेक्टिव कम हो जाएगा, जिससे वजह से प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। पर डी शील्डिंग के केस में उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो डी शील्डिंग होगा, वहाँ पे प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो मेन कंक्लूजन जो यहाँ से निकाल सकते हैं वो ये है कि जितना ज़्यादा अगर शील्डिंग हो रही है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है वहाँ पे हमारी जो प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी ज़्यादा कम होगी। जितना ज़्यादा डी शील्डिंग होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे कम होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये दो कंक्लूजन जैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब आता है कंसेप्ट ऑफ शिफ्ट। अब ये शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट होता है कि हम जो हमारा प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी है, हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके हाइड्रोजन की, उसको माइनस कर देता है हमारी प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी जो हम रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस हम जनरली टेट्रामेथाइलसिलेन लेते हैं विच लुक्स लाइक दिस, कि हमारे पास सिलिकॉन एटम्स है उससे 3 जो है मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रामेथाइलसिलेन, ठीक है। अभी हाँ, अगर हम बात करें कि इसका जो फॉर्मूला है प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी जो है हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना एच अब्जॉर्ब की माइनस प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस विच इज़ शिफ्ट। अभी जो शिफ्ट का फॉर्मूला है उसमें हम रेफरेंस को हम पीछे क्यों रखते हैं, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस माइनस प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन अब्जॉर्ब। इसका रीज़न है, इसका रीज़न क्या है, अगर हम बात करते हैं इस TMS की जो हमारा रेफरेंस है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सिलिकॉन जो एटम है वो कैसे, उसके पास मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है। मेटेलिक करेक्टर की वजह से वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना चाहेगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, और सिलिकॉन के पास ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर है तो वो ईजिली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा कार्बन को, जिसकी वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे ज़्यादा हो गई तो क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, बट इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई है तो इन हाइड्रोजन से वो कम इलेक्ट्रॉन लेगा। बट अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन इस कार्बन से अटैच है, अब इस कार्बन के पास इतना मेटेलिक करेक्टर है ही नहीं ना, इसके पास तो मेटेलिक करेक्टर बहुत ज़्यादा है सिलिकॉन के पास, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो कार्बन होगा इसके ऊपर क्योंकि ये कम ले पाएगा, है ना, क्योंकि ये तो कैसे बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड ही बना पाएगा दूसरे कार्बन के साथ, तो अभी क्योंकि नहीं इतना ले पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे।
ठीक है, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से इन हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इन हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन लिए क्योंकि इसके पास सिलिकॉन था, और सिलिकॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि वो मेटलिक कैरेक्टर था, वो इजीली कार्बन से को इलेक्ट्रॉन दे पा रहा था। ठीक है, तो इनके पास जो टेंडेंसी थी कि इन हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन ले, वो कम हो गई थी क्योंकि कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया था, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई थी इस पर। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन की रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि कार्बन ज़्यादा खींचेगा हाइड्रोजन से, यहाँ पे कार्बन कम खींचेगा हाइड्रोजन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन हाइड्रोजन की कम रिड्यूस होगी कंपेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड का केस, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब इन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इन हाइड्रोजन की ज़्यादा है तो वो शील्डेड होगा, और शील्डेड में हमने पढ़ा कि उसकी प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो ये क्या हो जाएगा, डी शील्डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर वो कोई डी शील्डेड हो गया तो उसकी प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी होगी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया डी शील्डेड प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। इसकी वजह से इसी करेक्टर की वजह से, क्योंकि अभी ये शील्डेड करेक्टर है इसके पास, इसलिए इसकी प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी कम होती है। इसलिए हम रेफरेंस को हमेशा बाद में लेते हैं और हमेशा अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को पहले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, हमने शिफ्ट निकाल ली, बट इंडिया का इंस्ट्रूमेंट है और यूएस का इंस्ट्रूमेंट है, दोनों अलग मैग्नेटिक फील्ड पे काम कर रहे हैं। उनकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, इसकी वजह से ज़्यादा अच्छा रेजोल्यूशन मिल रहा है। इंडिया में अगर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कम है, तो इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट से रेजोल्यूशन जो मिलेगा हमें ग्राफ को उतना अच्छा नहीं मिलेगा, राइट। तो अब हम क्या करें, वैसे तो दोनों का जो वैल्यूज़ आएंगी, डेटा आएगा, वो सब अलग आएगा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर दिया कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड पे वो इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, शिफ्ट वैल्यू को उससे डिवाइड कर देंगे। ऐसे यूएस में जो इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, जितनी भी शिफ्ट वैल्यू आ रही है उसको उसकी मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे। तो यहीं पे कंसेप्ट ऑफ केमिकल शिफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो है इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में लिखा गया है। जैसे देखते हैं, ये जो है अगर हम बात करें केमिकल शिफ्ट जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे हमारी जो शिफ्ट वैल्यू है उसको हम कैसे डिवाइड कर देंगे, अपनी जो इंस्ट्रूमेंट जिस भी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी से काम कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, केमिकल शिफ्ट, ताकि यूएस और इंडिया दोनों के इंस्ट्रूमेंट से हमें डेटा सेम ही मिले। अब ये जो होती है वो पार्ट्स पर मिलियन में होती है, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू होते हैं वो मेगाहर्ट्ज़ में होते हैं, ये हर्ट्ज़ में होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू जो मिलती है हमें पार्ट्स पर मिलियन में मिलती है। इसको हमने खोल के लिख दिया कि ये डेल्टा वैल्यू जो थी वो प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन अब्जॉर्ब माइनस प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी ऑफ टीएमएस था, विच इज़ इन हर्ट्ज़, और ये ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ कंसेप्ट याद रखने हैं कि हमारे पास म्यू अब्जॉर्ब जो हम यूज़ कर रहे थे वो हम रेडियो वेव के रिस्पेक्ट में यूज़ कर रहे थे, पर जो म्यू प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी यूज़ करा हमने याद करो किसके लिए यूज़ किया था, न्यूक्लियर के लिए। और जो अब ये नया फ्रिक्वेंसी इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पे न्यू प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी, वो इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में इंट्रोड्यूस हुई है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये टाइप 1, हम 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। पहले टाइप 1 क्वेश्चन को देखो एंड ट्राई करो को सॉल्व करने की। इसमें प्रोटॉन जो है उसकी हमें क्या दे रखी है, 200 हर्ट्ज़ का दे रखा है कि मतलब प्रोटॉन हमें 200 हर्ट्ज़ पे ऑब्जर्व हुआ। टीएमएस प्रोटॉन जो है वो 100 हर्ट्ज़ पे ऑब्जर्व हुआ है। हमें शिफ्ट वैल्यू, केमिकल शिफ्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 300 हर्ट्ज़ की। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो उसको सॉल्व करने का, एंड देन यू विल लुक एट द सॉल्यूशन कि कैसे हुआ है, तो तुमको ज़्यादा ईजी क्लियर होगा। अब कैसे करना है, देखो हमने क्या किया, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट किसके इक्वल होते हैं, शिफ्ट बाय में म्यू ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के। शिफ्ट क्या होता है, प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन अब्जॉर्ब माइनस प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी ऑफ टीएमएस। अब जो हाइड्रोजन 200 पे ऑब्जर्व हुआ है, टीएमएस की 100 हर्ट्ज़ है, तो 200 माइनस 100 कर दिया, डिवाइडेड बाय म्यू ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो 300 है। इससे क्या मिल गया हमें, 0.33 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये क्या आ गया हमारी, ये हमारी क्या आ गई है 0.33। दिस इज़ अवर केमिकल शिफ्ट वैल्यू। तो दिस इज़ द टाइप 1 क्वेश्चन की डायरेक्ट केमिकल शिफ्ट वैल्यू निकालनी है, हमें जस्ट डेटा दे रखा होगा। टाइप 2 क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या निकालना है, सिग्नल जो अगर हम बात करें राइट कि एनएमआर सिग्नल जो है वो हमको कितने पे ऑब्जर्व हुआ है, 2 पीपीएम पे। ओके, 2 पीपीएम पे हमें सिग्नल ऑब्जर्व हुआ है, और हमें शिफ्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। कर लिया, देखो
इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास हमारा शिफ्ट वैल्यू होते हैं केमिकल शिफ्ट, वो किसके इक्वल है, शिफ्ट डिवाइडेड बाय म्यू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के, है ना। तो हमें क्या दे रखा है, हमें एनएमआर जो है वो ऑब्जर्व हुआ है सिग्नल 2 ppm पे, ppm मतलब हमें केमिकल शिफ्ट वैल्यू दे रखी है और हमें शिफ्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब केमिकल शिफ्ट दे रखी है, शिफ्ट वैल्यू निकालनी है और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमें 200 मेगाहर्ट्ज़ देनी है। बस हमने वो सब वैल्यू को प्लेस किया यहाँ पे और निकाल लिया, ये क्या ही मेगाहर्ट्ज़ में हमारी जो है शिफ्ट वैल्यू आई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेगाहर्ट्ज़ लिखा है, क्या ये बात सही है, मतलब क्या यहाँ पे मेगाहर्ट्ज़ ही आना चाहिए था? अगर थोड़ा सा मतलब इफ़ यू ट्राई, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये पार्ट्स पर मिलियन में दे रखा है, राइट है ना, पार्ट्स पर मिलियन में दे रखा है, और ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू मेगाहर्ट्ज़ में दे रखी है और ये पार्ट्स पर मिलियन में दे रखा है। तो जो आंसर है वो मेगाहर्ट्ज़ नहीं आना चाहिए ना, वो हर्ट्ज़ में आना चाहिए, है ना, और शिफ्ट वैसे भी हर्ट्ज़ में ही होती है, तो ये हमारी आ गई शिफ्ट की वैल्यू। नाउ लेट्स लुक एट द टाइप 3 क्वेश्चन, है ना। टाइप 3 क्वेश्चन में क्या है, हमको क्या दे रखा है, शिफ्ट वैल्यू दे रखी है 300 हर्ट्ज़ की। हमें पूछा है केमिकल शिफ्ट जो होती है ना पार्ट्स पर मिलियन में, उसे निकालना है, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी नहीं पता हमें, और बोल रखा है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 टेस्ला की हमने लगाई है। सॉल्व करो, ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। कर लिया। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि H1 NMR है, H1 NMR ही कर रहे हैं ना हम, अभी तो वही पढ़ रहे हैं। तो H1 मतलब हमारे पास H1 NMR के लिए क्या होता है कि 1.4 टेस्ला पे ना 600 मेगाहर्ट्ज़ ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पे काम करता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, 1.4 टेस्ला के लिए। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि 3 टेस्ला के लिए निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं 1 टेस्ला के लिए कितनी होगी, इतनी होगी, 3 टेस्ला के लिए हम निकाल लेंगे, टेस्ला के लिए हम निकाल लेंगे, है ना। ये हमारी आ गई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। अब हमें ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पता लगी, हमें शिफ्ट पता लगी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, केमिकल शिफ्ट निकाल सकते हैं, विच इज़ शिफ्ट बाय ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो शिफ्ट आई है हमारी 300 हर्ट्ज़ और हमने केमिकल शिफ्ट यहाँ से, मतलब हमारी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी यहाँ से निकाली है। वी जस्ट हैव टू प्लेस इट राइट हियर, इट इज़ इन मेगाहर्ट्ज़ एंड वी विल गेट अर केमिकल शिफ्ट, और किस यूनिट में मिलेगी, पार्ट्स पर मिलियन में। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, हम उसको देखते हैं। इस सब से हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें ये मिला कि जो शिफ्ट वैल्यू होती है केमिकल शिफ्ट, वो किसके इक्वल होते हैं, शिफ्ट बाय में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के, है ना। और जो शिफ्ट वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, प्रोसेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन माइनस प्रोसेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ TMS डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, राइट। अब एक और बात हमने यहाँ से समझी कि हमारी जितनी प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, हमें पता है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, जो हमारी मतलब ये बी इफेक्टिव होता है जो इस पर लगती है, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल माइनस में जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड लगाता है। अभी हमने 2 केसेस पढ़े, केसेस 1 पढ़ा जब हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पढ़ी कि ज़्यादा अगर बढ़े तो वो कंडीशन किसकी होगी, दैट वुड बी द कंडीशन ऑफ शील्डिंग। और अगर शील्डिंग होती है तो BE जो होता है वो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे डेंसिटी तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी बढ़ेगी। अब बी किसके इक्वल होता है, B0 माइनस BE के। अब BE बढ़ा तो हमारा ओवरऑल जो B इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और अगर B इफेक्टिव कम हो गया तो जो प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी, है ना। और अगर प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी कम हो गई तो हमारी डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, बता सकते हो। प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी अगर कम होगी तो डेल्टा वैल्यू भी तो क्या होगी, कम होगी, है ना। यहाँ पे प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी कम हो गई है तो डेल्टा वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, जो हमारी केमिकल शिफ्ट है। फिर आते हैं केस 2। केस 2 में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी, कम होगी, तो डी शील्डिंग हो जाएगा। डी शील्डिंग के केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो BE होगा, ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कम होगी, तो B इफेक्टिव किसके इक्वल होगा, B0 माइनस BE के। अगर BE कम है तो जो B इफेक्टिव होगा वो क्या करेगा, अगर कम रिड्यूस हो रहा है तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना, तो B इफेक्टिव बढ़ेगा। तो प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हमें पता है कि प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है B इफेक्टिव के। अगर B इफेक्टिव बढ़ गया तो प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी और डेल्टा वैल्यू भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन व्हाट वी कैन से, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो डी शील्डिंग होगी, उसके केस में डेल्टा वैल्यू बढ़ेगी।
अगर इलेक्ट्रोडेंसिटी कम है तो शील्डिंग होगी, उसके केस में डेल्टा वैल्यू कम होगी। दैट्स इट। एनएमआर ग्राफ अगर हम बनाना चाहें, सिंपल सी बात है, एनएमआर ग्राफ में हम एक बात बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा वैल्यू 0 है, तो ये टीएमएस की वैल्यू है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा इस साइड जाएंगे वो वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, लाइक -1, -2, -3। इस साइड डेल्टा वैल्यू प्लस में होती जाएगी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये जो शील्डिंग और डी शील्डिंग है ना, ये एक कंपैरेटिव कंसेप्ट है। मतलब जितना इस साइड जाएंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा शील्डिंग बढ़ती जाएगी, शील्डिंग होती जाएगी, या फिर उसको अप फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा इस साइड जाते जाएंगे उतना ज़्यादा डाउन फील्ड होते जाएंगे, या फिर डी शील्डिंग होती जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे टीएमएस की जो डेल्टा वैल्यू वो 0 है। अब अगर मानते हैं कि हमारे पास एक सिग्नल यहाँ पे है, ठीक है, हम नहीं बता सकते शील्डेड है या डी शील्डेड, हमने एक और सिग्नल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो जो सिग्नल जितना ज़्यादा राइट साइड पे होगा, जितना ज़्यादा इस साइड पे होगा, वो उतना ज़्यादा शील्डेड होगा। तो इसके कंपैरेटिवली अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ये शील्डेड होगा और ये डी शील्डेड होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड पे ज़्यादा है और ये इस साइड पे ज़्यादा है, तो इस साइड पे जो ज़्यादा होगा वो शील्डेड होगा, जो इस साइड पे ज़्यादा होगा वो डी शील्डेड होगा। अब हमने एक और सिग्नल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम बता सकते हैं क्या होगा, ये टुवर्ड्स दी राइट साइड ज़्यादा है ना, तो ये शील्डेड होगा, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये डी शील्डेड हो जाएगा, ठीक है। तो शील्डिंग डी शील्डिंग एक कंपैरेटिव कंसेप्ट है। अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा कोई भी, ये तो टीएमएस है, डेल्टा वैल्यू 0 है, ठीक है, 1, 2, अगर मैंने यहाँ पे कोई सिग्नल इंट्रोड्यूस कर दिया, अब मुझे नहीं पता कि शील्डेड है या डी शील्डेड है, जब तक मेरे पास एक और दूसरा सिग्नल मुझे नहीं मिल जाता तो हम नहीं बता सकते वो शील्डेड होगा या फिर डी शील्डेड होगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एनएमआर का ग्राफ है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम पोजीशन ऑफ सिग्नल को देखेंगे कि जो केमिकल शिफ्ट है उस चीज़ को समझेंगे। देन नंबर ऑफ सिग्नल, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, इंटेंसिटी एंड कपलिंग कांस्टेंट, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे।